नमस्कार। आज हम गाजा युद्ध से जुड़ी जो हाल की घटनाएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासकर इजराइल के अंदर जो कुछ चल रहा है और जमीन पर असल में क्या हालात हैं। कई रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, कुछ विश्लेषण भी हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये जो पूरी उलझी हुई तस्वीर है इसके पीछे क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, स्थिति काफी तेजी से बदल भी रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में हमास ने एक वीडियो जारी किया है, एक बंधक का, एवियातार डेविड का। काफी काफी परेशान करने वाला वीडियो है वो। हाँ, मैंने भी देखा। वो 24 साल के हैं एवियातार डेविड, और वीडियो में वो बेहद कमजोर दिख रहे हैं। कह रहे थे कि कई दिनों से खाना पानी नहीं मिला है, और शायद वो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, बहुत विचलित करने वाला है। उन्हें वो 7 अक्टूबर वाले संगीत समारोह से पकड़ा गया था और उनके परिवार ने तो दुनिया से मदद भी मांगी है। वो हमास पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब प्रचार के लिए है, उन्हें जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है। बिल्कुल, और इस पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान आया है। उन्होंने भी दुख जताया है। हाँ। और उन्होंने दोहराया कि भाई, हमास ये जो बंधकों को भूखा रख रहा है वो कोई समझौता नहीं चाहते, बल्कि उनका कहना है कि इन वीडियो से वो इजराइल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर। अच्छा। और उन्होंने अपना संकल्प फिर दोहराया है कि बंदूकों को वापस लाएंगे। हाँ। इजराइल के मुताबिक डेविड उन करीब 39 बंदूकों में से हैं जो अभी भी हमास के पास हैं। हालांकि उनमें से 27 के शायद जीवित न होने का भी अंदेशा है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है इजराइल के अंदर से ही, ये काफी ध्यान खींचने वाली है। करीब 600 रिटायर्ड इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है। ये क्या मामला है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 600 रिटायर्ड अधिकारी, और इनमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इंटेलिजेंस और सुरक्षा सेवाओं के 8 पूर्व प्रमुख हैं। 3 पूर्व सेना प्रमुख भी शामिल है इसमें। अरे बाप रे। हाँ, और उनका तर्क सीका है। वो कह रहे हैं कि हमास अब कोई बड़ा रणनीतिक खतरा नहीं रहा, तो इस युद्ध को और खींचने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो वो क्या चाहते हैं? वो जोर दे रहे हैं कि अब युद्ध विराम किया जाए और बंधकों की रिहाई पर पूरा ध्यान लगाया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये सोच, ये कि सैन्य लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, ये सुरक्षा तंत्र के कुछ लोगों में महीनों से चल रही थी। तो ये चिट्ठी एक तरह से उस अंदरूनी बहस को सामने ला रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अपील नहीं है। ये दिखाता है कि इजराइल के अपने सुरक्षा तंत्र में ही युद्ध के मकसद और उसकी कीमत को लेकर कितनी गहरी दरार आ चुकी है। तो एक तरफ तो ये बंधकों की चिंता है जो वीडियो आया है, दूसरी तरफ देश के ही अनुभवी सुरक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि बस युद्ध रोक दो। और इसी के साथ गाजा में जो मानवीय स्थिति है वो भी तो एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और वो स्थिति तो लगातार बिगड़ती जा रही है। जो सहायता एजेंसियां हैं, जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, MSF जिसे कहते हैं, वो तो अकाल जैसी स्थिति की चेतावनी दे रही हैं। कह रही हैं कि कुपोषण का स्तर अभूतपूर्व है, खतरनाक। और उनका आरोप है कि ये जानबूझकर हो रहा है, लोगों को भूखा रखा जा रहा है। हाँ, उनका आरोप यही है कि लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है। तो ये एक और नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाता है इजराइल पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चल रहा है क्या? हाँ, वहाँ भी कुछ हलचल है। जैसे फ्रांस, कनाडा, UK जैसे कुछ पश्चिमी देश अब फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी योजनाएं बन रही हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरह का कूटनीतिक दबाव हुआ। हाँ बिल्कुल। और इन सब चीजों के बीच में एक और घटना हुई जिसने माहौल को शायद और गर्मा दिया। इजराइल के एक मंत्री हैं इतमार बेन गवीर। उन्होंने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना की। हाँ, और ये तो बेहद बेहद संवेदनशील मामला है। देखिए, उस जगह को यहूदी टेम्पल माउंट भी कहते हैं, और वहां एक लंबे समय से एक समझौता है, एक यथास्थिति बनी हुई है, स्टेटस को जिसे कहते हैं, कि यहूदियों को वहां जाने की इजाजत तो है पर प्रार्थना करने की नहीं। तो बेन गवीर का ये कदम उस समझौते का उल्लंघन हुआ? सीधे तौर पर उल्लंघन है। और ये सिर्फ धार्मिक तनाव नहीं बढ़ाता, ये इजराइल के अंदर जो राजनीतिक मतभेद हैं, जो विभाजन है, उसको भी दिखाता है। और ऐसी चीजें फिर राष्ट्रीय एकता बनाने या बंधकों की रिहाई जैसे मुद्दों पर कोई सहमति बनाने की कोशिशों को और मुश्किल कर देती हैं। तो कुल मिला के ये तस्वीर क्या बन रही है? ऐसा लग रहा है कि कई अलग अलग दिशाओं से दबाव है, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। बिल्कुल, स्थिति बहुत ही विरोधाभासी दबावों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं जो सैन्य अभियान को शायद और आगे बढ़ाना चाहते हैं या उस पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ देश के अंदर से ही, जिसमें टॉप के सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, बंधकों के परिवार हैं, वहां से जबरदस्त दबाव है कि भाई युद्ध विराम करो, बंधकों को वापस लाओ। हाँ। फिर गाजा में मानवीय संकट है जो बिल्कुल चरम पर है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता का सवाल उठ रहा है और ऊपर से ये अलग-सा वाली घटना ने तनाव और बढ़ा दिया है। तो सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं अस्थिर स्थिति बना रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब देश के अपने ही सबसे अनुभवी सुरक्षा विशेषज्ञ युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं देख रहे, जब मानवीय कीमत इतनी ज्यादा हो और देश के अंदर ही इतने मतभेद हों, तो ऐसे में इजराइल के लिए जीत या सुरक्षा का असल मतलब क्या रह जाता है? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचना होगा। नमस्कार, आज है तारीख 4 अगस्त, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। सैकड़ों इसराइलियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लिखी चिट्ठी, लगाई गजा युद्ध रोकने की गुहार। Really going to alarm Israel's close allies, many of whom have been demanding an immediate ceasefire in Gaza. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का गजा में सैन्य अभियान बढ़ाने पर जोर, कहा बंधकों को लाएंगे वापस। אזרחי ישראל היקרים, כמוכם גם אני הזדעזעתי אתמול. ראיתי את סרטוני הזוועה. करेंगे विश्लेषण कि ट्रंप अब क्या करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन नहीं रहे। राज बनने के बावजूद शिबू सोरेन कभी 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, केवल 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ अल्प अवधि के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाए। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरनप्रीत कौर से। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने की घोषणा की है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शांतिपूर्ण परमाणु ताकत हासिल करने के लिए ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में ईरान पर हुए इस्राएली हमलों की भी निंदा की और देश की रक्षा करने पर ईरान की तारीफ की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक जैसी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और विकास के रास्ते खुलने चाहिए। यमन के तटीय इलाके में खराब मौसम की वजह से एक नाव के पलट जाने से 50 से ज़्यादा प्रवासियों की मौत हो गई है। इस नाव में करीब 150 लोग सवार थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये हादसा यमन के दक्षिणी प्रांत अभियान के पास हुआ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार मरने वालों में अधिकांश इथियोपिया के नागरिक हैं। यूक्रेन में खुफिया एजेंसियों का दावा है कि क्राइमिया में उन्होंने रूस के एक एयरबेस को निशाना बनाया है। इस हमले में उन्होंने 5 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें से एक को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। क्राइमिया पर रूस का कब्जा है। रात को किए गए इस अभियान के बारे में यूक्रेन खुफिया विभाग ने कहा कि क्राइमिया के पश्चिम में साकी में रूस का एयरबेस था, जहां से वो ब्लैक सी में अभियान चलाता था। सीरिया में कुर्द लड़ाकों का कहना है कि उत्तरी प्रांत अलेप्पो में सरकारी सेना के साथ उनकी लड़ाई हुई है। उन्होंने सरकारी सेना पर अपनी 4 नाकों पर हमले करने का आरोप लगाया है। सीरियाई सेना का कहना है कि उनके सैनिक किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें लखनऊ स्थित अब्बास अंसारी के घर से गिरफ्तार किया है। अब्बास अंसारी उमर अंसारी के भाई हैं। उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें गाजीपुर ले गई। उमर के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला उनके पिता मुख्तार अंसारी की जब्त की गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए दायर एक याचिका से जुड़ा हुआ है। और ओडिशा के बालासोर में एक कॉलेज छात्रा की आत्महत्या के मामले में 2 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने कल देर रात गिरफ्तार किया। दोनों छात्रों का नाम शुभ्र संबित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल है। दोनों के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। ज्योति प्रकाश वही स्टूडेंट हैं जो छात्रा को रेस्क्यू करते हुए खुद जल गए थे। कुछ दिन पहले इलाज के बाद वो हॉस्पिटल से घर लौटे थे। शुभ्र संबित ABVP के प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत इसराइल और गजा की खबर से। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गजा में सैन्य अभियान का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमास के बंधक बनाए बाकी बचे इस्राएली बंधकों को छुड़ाने पर उनका पूरा ध्यान है। इधर सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के बीच जो बातचीत चल रही थी युद्ध विराम के लिए, वो पिछले हफ्ते रुक गई। कुछ दिनों पहले अरब देशों ने हमास से हथियार डालने और गजा का नियंत्रण छोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन हमास ने दोहराया है कि जब तक
फ़लस्तीनी देश की स्थापना नहीं हो जाती वो हथियार नहीं डालेगा। बिल्कुल, हमास का ये कहना है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी उस टिप्पणी का जवाब दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने अपने हथियार डालने की इच्छा जताई है। तो जिस सैन्य अभियान के विस्तार की बात हो रही है उसका एक फोकस एरिया ये भी है कि बंधकों को वापस लाया जाए। तो जहाँ तक बंधकों की बात है, पिछले हफ्ते एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया था। हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 24 साल के एविटार डेविड एक कंक्रीट की सुरंग में कमज़ोर हालत में दिखाई दे रहे हैं। हमास द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में डेविड ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ पीने को भी नहीं मिल रहा है। वो कुछ खोदते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मुताबिक उनका जो कहना था वीडियो में कि वो खुद की ही कब्र खोद रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इसराइल पर, दक्षिण इसराइल पर, वहाँ एक संगीत समारोह उस वक्त चल रहा था। उस वक्त 24 वर्ष के थे डेविड और उस वक्त वो पकड़े गए थे और उसके बाद से ही वो बंधक हैं। बंधकों के जो परिवार हैं उन्होंने इसराइली सरकार से और विश्व समुदाय से ये गुहार लगाई है कि उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। साथ ही परिवार ने ये आरोप लगाया है कि हमास ने प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें जानबूझकर भूखा रखा हुआ है। जी, और नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि बेन्यामिन नेतन्याहू ने इनके परिवार वालों से बात की। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने भी शनिवार को कुछ परिवार वालों से बात की, बंधकों के परिवार वाले जो हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद नेतन्याहू का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सदमे में हूँ। אזרחי ישראל היקרים, כמוכם גם אני הזדעזעתי אתמול. ראיתי את סרטוני הזוועה, וכשאני רואה את זה... तो बेन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, प्रिय इस्राएली नागरिकों, आपकी तरह मैं भी सदमे में हूँ। मैंने हमारे बच्चों एविटार डेविड और रॉम ब्रासवाल्स्की के भयावह वीडियो देखे। मैंने उनके परिवारों को फ़ोन किया, उनसे बात की। दरअसल हमास ही उन्हें भूखा मार रहा है। जब मैंने ये देखा तो मुझे समझ आ गया कि हमास क्या चाहता है। वो कोई समझौता नहीं चाहता है, वो ये वीडियो दिखाकर हमें तोड़ना चाहता है और दुनिया भर में झूठा प्रचार फैलाना चाहता है। लेकिन हम नहीं टूटेंगे और मैं इसराइली बंधकों को वापस लाऊंगा और अब मेरा निश्चय और भी दृढ़ है। ये थे बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। और डेविड जो हैं वो उन 39 बंधकों में से एक हैं जिनके बारे में इसराइल का ये कहना है कि ये अभी भी बंधक हैं हमास के पास। इनमें से 27 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो अब दुनिया में नहीं हैं। सैन्य अभियानों के विस्तार को लेकर जैसा हम बात कर रहे थे, गजा में चिंता बढ़ रही है। एक तरफ गजा में मानवीय संकट बढ़ रहा है और ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि गजा में भूखमरी के हालात हैं। और इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि लगभग 600 सेवानिवृत्त इसराइली सुरक्षा अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें पत्र लिखकर गजा में युद्ध खत्म करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सरकार पर वो दबाव डालें और इनमें ये जो हस्ताक्षर जिन्होंने किए हैं उनमें सुरक्षा सेवाओं के 8 पूर्व प्रमुख और 3 पूर्व सैन्य प्रमुख शामिल हैं। उनका ये कहना है कि हमास अब कोई रणनीतिक खतरा नहीं रहा और युद्ध का अब मतलब नहीं रहा। तो मानसी, हम ये देख रहे हैं जहाँ इसराइल के भीतर ही ऐसा दबाव बढ़ रहा है कि अब युद्ध का कोई मतलब नहीं है और युद्ध विराम की कोशिशों को तेज़ की जाए। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते ही फ्रांस, कनाडा और यूके समेत कई पश्चिमी देशों ने फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना का भी ऐलान किया था। ब्रिटेन ने भी कहा था कि अगर इसराइल सितंबर महीने तक कुछ शर्तों को नहीं मानता है तो ब्रिटेन ऐसा करेगा। और अब दुनिया भर के कई हिस्सों में फ़लस्तीन के समर्थन में कुछ प्रदर्शन भी हुए। ऐसा कुछ सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी हुआ। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नील ने बताया कि गजा में सैन्य अभियान बढ़ाने के नेतन्याहू के प्रयास को लेकर कई लोग चिंतित हैं। It's really going to alarm Israel's close allies, many of whom have been demanding an immediate ceasefire. योलान नील in बता Gaza, रही हैं a कि ये big बात इसराइल के influx in the aid सहयोगियों को वाकई getting चिंता there में डालने and वाली है, also जिनमें से alarming कई गजा में Palestinian तत्काल युद्ध विराम और वहां पहुंच रही सहायता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और ये बंधकों के परिवार को भी चिंतित कर रहा है, खासकर उन 2 बंधकों के वीडियो आने के बाद जो हाल ही में सामने आए हैं। बंधक और लापता लोगों के परिवार कहते रहे हैं कि नेतन्याहू इसराइल और बंधकों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो मानसी, जहां हमने देखा है कि दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है इसराइल पर कि वो युद्ध विराम की ओर जाए, एक कारण तो यही है कि अब कुछ लोग मानते हैं कि हमास उतना बड़ा खतरा नहीं है,
दूसरी ओर ये भी है कि जो मानवीय हालात हैं गजा में वो हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। भुखमरी जैसे हालात की भी बात और सामने आ सहायता रही है। एजेंसियां ये बात कहती रही हैं कि गजा में भुखमरी जैसे हालात हैं, अकाल जैसी परिस्थिति है। और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली एक संस्था है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर MSF, जिसका ये कहना है कि गजा में गंभीर कुपोषण के मामले अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। और इस संगठन के मुताबिक दक्षिणी गजा के अलमवासी क्लिनिक और उत्तरी गजा में गजा सिटी क्लिनिक में अब तक के सबसे ज़्यादा कुपोषण के मामले आए हैं। और गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डिप्टी मेडिकल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अबू मुगैसिब ने कहा है कि ये पहली बार है जब गजा में उन्होंने इतने ज़्यादा संख्या में गंभीर कुपोषण के मामले देखे हैं। उनका ये कहना है कि गजा में लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है। अगर इसराइली अधिकारी खाने की सप्लाई बढ़ा दें तो ये ख़त्म हो सकता है। हालात को और बदतर बना रहे हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस, जैसे कि अगर हम बात करें कि हाल ही में इसराइल के धुर दक्षिणपंथी माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतेमार बेन गुवेर जो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में गए और वहाँ उन्होंने प्रार्थना भी की, और ये मामला जो है इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और इतेमार बेन गुवेर उनके ऐसा करने से मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील स्थलों में से एक माने जाने वाले इस जगह में कहा जा रहा है कि उन्होंने पुरानी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। सुमिरन, उनकी इस यात्रा के तस्वीर वीडियो मीडिया में आए और तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि बेन गुवेर कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम के उस परिसर में यहूदी प्रार्थना सभा का नेतृत्व कर रहे थे जिसे यहूदी लोग टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। और अगर आपको याद हो तो बेन गुवेर धुर दक्षिणपंथी नेता हैं। कई बार नेतन्याहू का भी इन्होंने विरोध किया है। जब राहत सामग्री बढ़ाने की बात हो रही थी और नेतन्याहू ने इस बात की इजाज़त दी तो उन्होंने विरोध किया था। और ये जो स्थल है, जो टेम्पल माउंट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रार्थना करना लंबे समय से चले आ रहे एक समझौते का उल्लंघन है, जिसके तहत जो यहूदी नागरिक हैं उन्हें वहाँ जाने की अनुमति तो है लेकिन उन्हें वहाँ प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर जो खबरें सामने आई, हमने ये देखा कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को ही चिट्ठी लिख डाली कि अब युद्ध विराम पर काम होना चाहिए और अब कोई मतलब नहीं है इस युद्ध को जारी रखने का। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका अब आगे क्या कर सकता है और अमेरिका का क्या रुख हो सकता है इस पूरे युद्ध को लेकर या युद्ध विराम को लेकर। कार्यक्रम में इस मोड़ पर जोड़ते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को। हरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रंप को चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन कुछ, जैसे सेना का पहले भी ये कहना था कि जो टारगेट्स हासिल किए जा सकते हैं गजा में वो किए जा चुके हैं और अब वहाँ कुछ और करने की ज़रूरत है, लेकिन ट्रंप को चिट्ठी लिखने के बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, ये जो 600 लोगों ने चिट्ठी लिखी है ये कोई मामूली लोग नहीं है। ये सेवानिवृत्त जो सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए आला अधिकारी रहे हैं। इसमें पूर्व सेनाध्यक्ष, पूर्व रक्षा मंत्री, इसमें मोसाद के पूर्व निर्देशक और शिन बेत जो कि यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसके भी जो सरबराह हैं रह चुके हैं। ये सारे लोग भी इसमें शामिल हैं और इनके तरफ से ये चिट्ठी लिखी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो भी वहां पर ऑपरेशनल गोल्स थे, यानी कि सैन्य कार्रवाई के जरिए जो सारे लक्ष्य जो वहां पर प्राप्त किए जा सकते थे, जो हासिल किए जा सकते थे, वो सब कुछ हासिल किया जा चुका है। और अब वहां पर जो है मिलिट्री ऑपरेशन के लिए और कोई उससे कोई कुछ हासिल करने के लिए बचा नहीं है। तो ऐसे में इनकी अपील है कि वो ट्रंप इंटरवीन करें, वो हस्तक्षेप करते हुए इस युद्ध को रोके। और उनका फोकस ये भी है, वो ये भी साथ ही साथ करें कि बंधकों की रिहाई पर जोर दी जाए। और इसी तरह की बात यहाँ पर जितने प्रदर्शन हो रहे हैं इसराइल में, उसमें भी इसी तरह की मांग हो रही है, यही बात कही जा रही है। हम लोग इस पॉडकास्ट में भी तकरीबन कुछ महीनों से ये बात करते रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं, सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से कई बार ये बात कही जा चुकी है कि ऑपरेशनल गोल्स जो हैं वो हासिल हो चुके हैं। अब वहां पर लड़ाई करने के लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी देखें तो वहां पर इस्राएली फौज को किसी तरह का विरोध का कोई सामना नहीं हो रहा। वहां पर फौजी मर रहे हैं, लेकिन फौजी जो है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहां पर पहले से जो अस्त्र वगैरह लगे हुए हैं, जो लैंड माइन्स है, उनके फटने से जो है वो हताहत हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। वहां पर हमास की तरफ से जो है कोई हमला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले कई हफ्तों से जो है इस तरह की तस्वीर वहां से नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कोई वहां पर जो है सैन्य विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। और जो इस्राएली फौज है
उसको करने के लिए आगे के लिए कोई ऑपरेशनल गोल्स उसके सामने जो है मौजूद नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि अभी कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इस हफ्ते वो सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि जिन 3 लक्ष्यों को लेकर के इसराइल चला था, जिसमें कि सबसे अहम लक्ष्य जो था वो हमास का खात्मा था शुरू में, और बाद में उसको बदल करके ये कहा गया कि उसके प्रशासनिक और सैन्य क्षमताओं को खत्म करना है। तो ये 3 जो लक्ष्य थे, बंधकों की रिहाई, हमास की क्षमता को खत्म करना, और साथ ही साथ जो है आगे भविष्य में गजा से किसी तरह का खतरा इसराइल पर न हो, इसको किस तरह से तय किया जा सकता है, इसको लेकर के बातचीत होगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। लेकिन आपको बताएं कि राष्ट्रीय एकता जो है किसी तरह से नजर नहीं आ रही। विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी तेज हो रहे हैं। और आप इतामार बेन-ग्विर की बात कर रही थी। जी, मैं उस सवाल पर अभी आ रही थी। जी, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि जो अल-अक्सा मस्जिद का विवाद है वो इतना सेंसिटिव मामला क्यों है? जी, अल-अक्सा जो है जाहिर है कि जो मुस्लिम आबादी है उसके लिए वो सबसे पवित्र यहाँ पर पवित्र स्थान है। और न सिर्फ यहाँ के मुसलमान आबादी के लिए बल्कि विश्व का जो मुसलमान आबादी है उसके लिए वो सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है, वो शुमार है। और साथ ही और वहाँ पर जो है अभी तक एक स्टेटस को मेंटेन किया गया है। और इस्राएली सरकार के तरफ से ये बात कही जा रही है अभी भी कि वो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, हालांकि उससे तोड़ा है इतामार बेन-ग्विर ने। और यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता तब तक नहीं हो सकती, या राष्ट्रीय एकता बनाने की कोशिश भी नेतन्याहू ने नहीं की है, क्योंकि अगर वो ऐसा बनाने की कोशिश करते तो इस तरह के जो लोग उनके मंत्रिमंडल में जो शामिल हैं, इतामार बेन-ग्विर और स्मोट्रिच, इस तरह के लोगों को वो शायद लेकर नहीं चलते। अभी जो मंत्रिमंडल जिस तरह का यहाँ पर नजर आ रहा है और जिस तरह की पार्टियां उसमें शामिल है, उसमें जाहिर है कि इसी तरह का जो है कदम सरकार उठाएगी, इसी तरह के जो है फैसले किए जाएंगे। और राष्ट्रीय एकता के जरिए जो है दूसरे तरह के फैसले भी, अहम फैसले किए जा सकते थे, जैसे कि किसी तरह का समझौता जिससे कि बंधकों की रिहाई हो सके। तो यहाँ पर एकता तो किसी तरह से नजर नहीं आ रही। यहाँ की आबादी जो है वो 2 बड़े खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। और इन 2 बड़े खेमों में बटे होने की वजह यह है कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनका विरोध करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा आबादी का तबका उनका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बार ये बताएं कि ये जो 2 बंधकों के वीडियो आए हैं, उनके सामने आने के बाद इसराइल में किस तरह की प्रतिक्रिया आम लोगों में देखी जा रही है? देखिए, काफी विचलित नजर आ रहे थे लोग, काफी परेशान। यहाँ पर इसकी काफी चर्चा रही है, चारों तरफ इसको लेकर के लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको सजा मिल रही है, इसराइली जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के। वो लोग जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब भी इसराइल कोई सख्त कदम लेता है गजा में, तो वहां पर राहत सामग्री को लेकर, तो उसका हर्जाना जो है वो इन लोगों को चुकाना पड़ता है। और जो लोग वहां से, जो बंधक वहां से छूट कर आए हैं, जो यहाँ वापस इजराइल आ चुके हैं, उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब जब इसराइली कार्रवाई में सख्ती बरती जाती है, तब तक वहां पर जब वो लोग वहां थे तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, उन्हें भी भूखा रखा जाता था, उन पर ज्यादा जो है यंत्रणा की जाती थी। तो कहा यह जा रहा है कि अभी जो लोग वहां बचे हुए हैं उनके साथ भी उसी तरह का बर्ताव जो है वो हो रहा होगा। वो जो तस्वीर आई है जिसमें वो कब्र खोदते हुए, जैसे वो जमीन खोदते हुए नजर आ रहा है, उसमें जो कैप्शन लगा हुआ है उसमें ये कह रहा है कि शायद मैं अपनी कब्र खोद रहा हूँ। इसको लेकर के यहाँ पर लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और इसकी वजह से भी सरकार पर काफी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये जानकारी उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने लिखा,
आज मैं शून्य हो गया हूँ। शिबू सोरेन को एक आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और बिहार से अलग एक आदिवासी राज्य की मांग की। एक राज्य के रूप में झारखंड के बनने में उनका अहम योगदान था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से धीरे धीरे उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी और अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सुनिए बीबीसी संवाददाता प्रेरणा की रिपोर्ट। आज सुबह खबर आई कि आदिवासी समुदायों के लिए काम करने वाले झारखंड के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड राज्य बनने में अहम भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन नहीं रहे। उनके बेटे और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा, बहुत ही बर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिसोम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। ऐसा लगता है कि मानो झारखंड की जनता देश के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में एक छांव की तरह अपने बाहें पसार कर लोगों को संरक्षण देते रहे। आज वो छांव हम लोग के बीच में नहीं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल जाकर उनके बेटे हेमंत सोरेन और परिवार से मुलाकात की और उनके निधन पर शोक जताया। पीएम ने कहा कि शिबू सोरेन का पूरा जीवन जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने आम लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों के लिए काम किया। उनका जाना सामाजिक न्याय की दुनिया से एक अहम आवाज का जाना है। शिबू सोरेन का जन्म 1944 बिहार के संथाल आदिवासी समुदाय में हुआ। ये जगह अब झारखंड में है, लेकिन उस वक्त झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। पिता की हत्या के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं तक पढ़ाई करने वाले शिबू सोरेन ने आदिवासी हकों, जल, जंगल, जमीन के मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड में समाचार एजेंसी UNI के ब्यूरो चीफ विनय कुमार बताते हैं, पिता की हत्या के बाद दिसोम गुरु शिबू सोरेन पढ़ाई छोड़कर गरीबों के अत्याचार, अन्याय, नशाबंदी और महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष पर निकल पड़े। सबसे बड़ी बात है कि ये नशाबंदी और महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष। महाजनी प्रथा भी बहुत खराब प्रथा था झारखंड में, इससे गरीबों का शोषण होता था, उसके खिलाफ, और नशाबंदी के खिलाफ भी वो उन्होंने आंदोलन चलाया। शिबू सोरेन ने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। धान कटनी, सूदखोरों के खिलाफ छोटे स्तर पर शुरू हुए आंदोलन ने जल्द एक विशाल रूप ले लिया और उन्हें जंगल और आदिवासी इलाकों को लेकर एक अलग झारखंड राज्य बनाना था। झारखंड के आदिवासी इसे आजादी की लड़ाई से जोड़कर देखते हैं। 2 दशकों तक झारखंड में पत्रकारिता करने वाली डॉक्टर वासवी कीड़ो कहती हैं, उन्होंने अपने पिता की जो हत्या देखी और अन्याय और अत्याचार जो देखा, तो इसने इनको शिबू सोरेन बना दिया। झारखंड जो है वो 75% रेवेन्यू दिया करता था और केवल 25% का बजट एलोकेशन बिहार सरकार, लालू यादव की सरकार करती थी झारखंड को। तो झारखंड के आदिवासी इलाके का, जिस उस समय दक्षिण बिहार कहा जाता था, तो उस समय झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। आदिवासी के इलाके में सड़क है ना, अस्पताल है ना, स्कूल है, त्राही ट्राइबल सप्लान के पैसे का जो डाइवर्सन, ये सारे मुद्दे शिबू सोरेन के आंदोलन से ही उभर कर सामने आए। शिबू सोरेन का ये महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था और इसको अलग राज्य के रूप में, एक टेरिटोरी के रूप में उन्होंने सांस्कृतिक इकाई के रूप में झारखंड का 26 जिलों के झारखंड गठन की मांग की। लगभग 3 दशक बाद साल 2000 में उनकी ये लड़ाई सफल हुई और झारखंड अलग राज्य बना। सुस्वागतम झारखंड। चुनावी राजनीति में शिबू सोरेन की एंट्री 1977 के लोकसभा चुनावों से हुई। ये चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद 1980 में पहली बार वो दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वो 8 बार लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 3 बार 2005 में, 2008 में और 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि 5 साल का कार्यकाल वो कभी पूरा नहीं कर सके। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार बताते हैं, करीब 4 दशकों तक चले लंबे संघर्ष के बाद झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अलग राज्य के लिए जीवन भर संघर्ष करने के बावजूद, राज्य बनने के बावजूद शिबू सोरेन
कभी 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, केवल 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ अल्प अवधि के लिए ही मुख्यमंत्री रह पाए। शिबू सोरेन कुछ वक्त के लिए यूपीए सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। 1996 में केंद्र में 16 दिनों के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस वक्त शिबू सोरेन ने संसद में आदिवासी पहचान को लेकर बात की थी। मैं झारखंड से आता हूं और झारखंड बहुत पुरानी मांग हम लोगों की है। झारखंड में मैं चुनाव हारा हूं और बीजेपी वालों से हारा हूं। मैं बराबर एक सवाल कहता रहा, आज मैं प्रधानमंत्री से भी मैं सवाल कर रहा हूं कि आप बराबर सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं और इसी आधार पर बॉम्बे जो नाम था, अंग्रेजी नाम, उसको मुंबई आपने किया। और ये झारखंड हमारा पौराणिक नाम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें जो संस्कृति हमारी है जंगल झाड़ का, उसको ये लोग वनांचल बोल दिया। अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो क्या मिलेगा? हमें कौन सा राज देंगे, कौन सा अलग ये देंगे? लेकिन 4 दशक से अधिक वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान उन पर कई आरोप भी लगे। उन पर संसद में पैसे लेकर वोट देने के आरोप लगे। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया था। जेएमएम के एक सांसद ने रिश्वत लेने की बात स्वीकारी और सरकारी गवाह बन गए। मामला कोर्ट पहुंच गया। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार बताते हैं, मैंने इन पर आरोप तो कई बार रहा, इन पर हत्या का आरोप रहा। इनके जो पीए रहे उसकी मैंने हत्या हुई थी, तो उसे वो उच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें बरी किया था 2007 में। इनके एक निजी सचिव हुआ करते थे, तो दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या में कथित आरोप से संबंधित एक बार उन्हें दोषी करार दिया था और इसके वजह से 29 नवंबर 2006 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन साथ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस हत्याकांड मामले में उन्हें बरी कर दिया था। करीब 1 साल बाद निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा सरकार के गिर जाने की वजह से 28 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन कांग्रेस, राजद और भाजपा समर्थित विधायकों के समर्थन से दूसरी बार सांसद रहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए और उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज दिल्ली के एक अस्पताल में झारखंड के आदिवासियों के दिशोम गुरु की ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उन्होंने जो किया, उसके निशान और उसके नतीजे लोगों को हमेशा याद रहेंगे। शिबू सोरेन का जीवन सफर सुना रही थी बीबीसी संवाददाता प्रेरणा। और अब खबरें खेल की। तो ऐसा है कि ओवल टेस्ट में बाजी कभी इंग्लैंड के हाथ में लगती दिख रही थी तो कभी भारत के हाथ। हम बात कर रहे हैं उस टेस्ट मैच की जो बहुत रोमांचक रहा, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच। भारत ने मैच जीत लिया और सीरीज बराबर कर लिया। बाकी डिटेल्स हम स्टूडियो में मौजूद बीबीसी संवाददाता प्रभात पांडे से जानेंगे। जी सुमिरन, जैसा आपने कहा बेहद रोमांचक मैच था। इस पर डिटेल में हम बात करेंगे क्या किस तरह का एक्साइटमेंट था, लेकिन पहले सुन लेते हैं ओवल टेस्ट में स्टेडियम के बाहर जो भारतीय क्रिकेट फैंस थे उनका क्या कहना था इस मैच के बारे में। बॉलर्स ने बहुत जान लगाई है, स्पेशली सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप और नॉट टू फॉरगेट जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है। लेकिन अब सिराज की जितनी भी तारीफ की कम है। जय इंडिया, जय हिंदुस्तान, जय टीम इंडिया। India Zindabad. Siraj is absolutely fantastic. Lovely to see you. Let's get that. I think 2-2 is a very fair result. All credit to India. I think Mo Siraj definitely. He's just been. तो सुमिरन, जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय क्रिकेट फैंस और इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस भी भारत के प्रदर्शन की दाद दे रहे थे। मैच बड़ा ज़बरदस्त था, कांटे की टक्कर थी और इस मैच ने दिखा दिया कि क्यों कई क्रिकेट एक्सपर्ट टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट कहते हैं। ऐसा रोमांच के आखिरी लम्हों तक पता ही नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। आखिरकार जीत भारतीय टीम की हुई, लेकिन पूरे ड्रामा और सस्पेंस के बाद भारत की टीम जीती। मोहम्मद सिराज की गेंद ने जैसे ही गस एटकिंसन के स्टंप्स बिखेरे, पूरे मैदान में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस झूम उठे। और हम आपको बता दें, हमारे न्यूज़ रूम में भी लोग टीवी पर ये मैच देखने में जुटे हुए थे। एक वक्त इंग्लैंड की टीम जीत की ओर बढ़ रही थी जब जो रूट और तूफानी बल्लेबाज हैरी ब्रुक के बीच जोरदार साझेदारी हो रही थी चौथे दिन के आखिरी सत्र में। लेकिन जब हैरी ब्रुक, जेकब बैथल और जो रूट के विकेट गिरे तो ऐसा लगा कि मैच रोमांचक हुआ। लेकिन फिर भी जब दिन का खेल खत्म हुआ, इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 339 रन था।
तब भी मैच थोड़ा सा इंग्लैंड के पाले में झुका हुआ था। लेकिन 5वां दिन तरोताज़ा होकर भारतीय गेंदबाज उतरे तो मैच का पासा ही पलट दिया। मोहम्मद सिराज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और मैच इंग्लैंड के लिए कितना अहम था इसका अंदाज़ा सुमिरन इस बात से आप लगाइए कि इंग्लैंड के जब 9 विकेट पर 357 रन थे, वो जीत से महज 16 रन दूर था, तब क्रिस वोक्स, एक हाथ उनका जो चोटिल था, टूटा हुआ था, उसके बावजूद वो मैदान में उतरे और जो है वो मैदान में उतरे। इससे साबित होता है कि किस तरह से वो मैच इंग्लैंड के लिए अहम था। भारत ने ये मैच जीता, 2-2 से सीरीज में बराबरी की और साथ ही ये भी दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो क्रिकेट के रोमांच के लिए कितना ज़रूरी है। सुमिरन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात मंगलवार शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलकराज भाटिया ने। तब तक मुझे और सुमिरन को दें इजाजत। नमस्कार।